अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हम इस शो में बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। तो वेलनेस की बात जब आती है तो ओवरऑल वेलनेस की बात हम इसीलिए करते हैं ताकि आप हर तरह से फिट रहें और आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये उसी सूरत में होता है जब हम अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, रूटीन अपनी अच्छी रखते हैं और ऑर्गेनिक और फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं बनिस्बत उन चीज़ों के जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हों, केमिकल्स हों या बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके वो चीज़ें हमारे पास आई हों। उसमें हम देख सकते हैं कि हम जब सुबह में नाश्ता करते हैं तो हमें वो हेल्दी नाश्ता करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हमने सिर्फ ब्रेड ले लिया। प्रॉपर अगर हम नाश्ता करेंगे उससे हमारी बॉडी पूरे दिन के लिए अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाती है। आपकी पूरी बॉडी को पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो हमारा फर्स्ट मील जो होना चाहिए उसको हम ज़रूर प्रायोरिटी दें और सुबह में ज़रूर दूध का 1 गिलास अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर 2 खजूर का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सुबह में बिज़ी होते हैं, यानी बहुत सुबह की रूटीन बहुत ज़्यादा भागने वाली होती है, जल्दी वाली होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग सिर्फ 1 गिलास दूध और 2 खजूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल अपनी फर्स्ट मील को ही स्किप कर दें। जिस तरह से एक बैटरी का पूरी तरह सही तरह से चार्ज होना उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी तरह से आपकी बॉडी का भी पूरी तरह से चार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमारी ना सिर्फ फूड की हम बात करते हैं, इसमें हम नींद की भी बात करते हैं और मेंटल पीस की भी बात करते हैं, रिलैक्सेशन की भी बात करते हैं। सो ये तो हो गई एक जनरल बात। और आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वैसे तो बहुत छोटा सा ऑर्गन है लेकिन उसकी इम्पॉर्टेंस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। अब हम किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं? उस ऑर्गन की बात कर रहे हैं जिसका लिंक लिवर से होता है, यानी लिवर जो बाइल सीक्रीट करता है उसको स्टोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गॉल ब्लैडर की हम बात कर रहे हैं, यानी पित्ते की बात कर रहे हैं, तो पित्ते में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। वो भी हमारा ऑर्गन है, तो बाकी जिस तरह से दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें भी कोई ना कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजीज़ेज़ हो सकते हैं। तो हम आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि उसमें अगर गुर्दों में जिस तरह से पथरी होती है उसी तरह से अगर पित्ते में पथरी हो जाती है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कौन सी यानी सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं, या दर्द किस तरह का होता है, किस नौइयत का होता है, और उसको हम टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं कि ये पित्ते की ही कॉम्प्लिकेशन है, यानी पित्ते में ही ये मसला हो रहा है। क्योंकि हमारे पेट में तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और अगर पेट में दर्द होता है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मालूम करना मुश्किल होता है कि पेट के कौन से रीजन में किस ऑर्गन में पेन हो रहा है, क्योंकि एक रीजन में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उससे डायग्नोसिस प्रॉपर करवाएं। तो हम आज जानेंगे इस शो में कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस की आने के बाद हम डायग्नोस किस तरह से करवा सकते हैं। सबसे पहली बात कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर उसको डायग्नोस किस तरह से हम करेंगे और फिर फर्दर उसकी ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। आया तो उसको मेडिसिन के ज़रिए रिकवर किया जा सकता है, यानी उस मर्ज़ को रिपेल किया जा सकता है, या फिर इसके लिए स्पेसिफिक सर्जरी की ही ज़रूरत होगी। और अगर सर्जरी की ज़रूरत होगी तो हमें किस तरह की सर्जरी करवानी होगी, उसके बाद यानी पोस्ट सर्जरी हमें क्या क्या एहतियातें करनी होंगी, और इसके अलावा हमें कौन सी डाइट जो है वो उसका इस्तेमाल रोकना है। ऑब्वियसली जो चीज़ अगर हमारे लिए हार्मफुल आम कंडीशन में है, उसी तरह अगर हम अपनी पित्ते की प्रॉब्लम के साथ होंगे तो हमें और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। बेसिकली अगर हम कहें तो इसमें ज़्यादातर ऑयली फूड का बहुत अहम किरदार होता है, फ्रिज़ी ड्रिंक्स भी होती हैं इसमें। फ़ास्ट फूड जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, फ़ीमेल्स इस पर ज़्यादा रिस्क पर होती हैं, तो उनको भी एहतियात करने की ज़रूरत है। साथ में हम बात करते हैं कि ये सारी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद या फिर सर्जरी होने के बाद हमें क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफ हम आगे फर्दर गुजार सकें। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं जो कि हम इस पर बात करेंगे। ऑब्वियसली हम हर शो में इनवाइट करते हैं, अगर स्किन की प्रॉब्लम होती है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट को दावत देते हैं। अगर योगा या मेडिटेशन की बात करनी होती है तो हम योगा और मेडिटेशन से रिलेटेड हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कोई हिकमत के बारे में, यानी हिकमत के ज़रिए अपना इलाज करना चाहता है, तिब्बे नबवी से अपना इलाज करना चाहता है, तो हम उससे रिलेवेंट डॉक्टर्स को बुलाते हैं, हकीम हजरात को बुलाते हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बुलाते हैं। तो इसी तरह से आज की प्रॉब्लम जो है, यानी
पित्ते में पथरी, इसको सॉल्व करने के लिए या इसका इलाज करने के लिए और इसकी जो प्रॉपर सर्जरी होती है उसके लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर रऊफ़ शेख को, जो कि एक कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में, यानी एक ऑर्गन हमारा जो पित्ता है वो किस किस कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली अगर हमें इसको रिमूव करना पड़ता है, यानी सर्जरी के ज़रिए इसको रिमूवल अगर करवाना होता है तो उसमें क्या कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं या फिर उसके बाद लाइफ हमारी ईजी हो सकती है, ये सब बताएँगे हमें आज हमारे डॉक्टर रऊफ़ शेख। तो आइए मिलते हैं अपने डॉक्टर से। लेट्स वेलकम डॉक्टर रऊफ़ शेख। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि पित्ते में जो पथरी हो जाती है, डिफरेंट जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उस पर हम बात करेंगे, और पित्ते की सेहत की बेहतरी के लिए भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लोगों को बहुत ये कॉमन मसला हो रहा होता है कि अक्सर पित्ते में या तो कोई मसला हो जाता है, या जैसे कि हम पथरी की बात अगर करें, या इसके बाद फिर उसका रिमूवल कर दिया जाता है, तो इस नहज तक हम पहुंचते क्यों हैं? हाँ, देखें, आपने बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है ये हमारी सोसाइटी में, इवन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में कुछ ज़्यादा ही है। तो इसके जो डायग्नोसिस है, अगर अर्ली स्टेज पे कर ली जाए तो इसकी जो फेटल इवन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे बचा जा सकता है, यानी जो बहुत ही पेचीदगियाँ हो जाती हैं बाद में उनसे बचा जा सकता है। तो इससे ये टॉपिक आपका अच्छा है, इससे आगे ही ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में आज इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्यों हो जाती है और क्या कॉम्प्लिकेशंस है और किस तरह उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस किया जाए। ओके, तो आप क्या समझते हैं मेनली क्या रीजंस हैं? बहुत से लोग अक्सर आते हैं जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है। पहले तो ये कहा जाता था जब अल्ट्रासाउंड या इस तरह की एडवांसमेंट नहीं थी, डायग्नोसिस प्रॉपरली टेस्ट के ज़रिए नहीं हो पाते थे, तो अक्सर ये होता था कि पित्ते को रिमूव कर दिया जाता था या उसकी सर्जरी कर दी जाती थी। तो मेन रीज़न हम उसको डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं बेसिकली, और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिन सिम्टम्स के बिहाफ पे एक पेशेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर को रिजू करे? हाँ, देखें, ये जो है ना, ये बीमारी जो है होती है फीमेल्स में भी होती है, मेल्स में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये फीमेल्स में होती है। एक कॉमन इसके जो साइनम है वो कहते हैं कि जी फीमेल्स फर्टाइल और 50, यानी ये बहुत पुराना है, लेकिन अब तो एज डिफरेंस अर्ली स्टेजेस में भी हो रही हैं। तो कहते थे कि फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, जिनके मोटापा होता है या बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उन फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, लेकिन इवन यंग एज में भी बहुत होती है। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने 8-9 साल की एक बच्ची थी, उसके भी गॉल स्टोन्स हो गए थे, वो भी रिमूव किए थे। लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है वो फीमेल्स होती हैं जो फर्टाइल, जिनके कुछ बच्चे हो चुके होते हैं और मोटापा होता है, तो उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है। तो इसका जो है मेन होता है ना, इसमें डायग्नोसिस में डिले इसलिए हो जाता है कि मरीज़ अमूमन शिकायत करता है जी मुझे खाने के बाद पेट फूल गया, गैस की शिकायत है, कभी कभी उल्टी हो गई या नोज़िया सा हो रहा है, तो उसको वो अपने करीबी मोहल्ले में जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो वो कोई प्रॉपर थोड़ा सा अगर इन्वेस्टिगेशन कर लें तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाए, तो वो मैदे की दवाइयाँ ले लेके उसको मैदे का ट्रीटमेंट, मैदे के तौर पे इलाज करते रहते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसमें ये बेहतर यही है कि अगर ये इस तरह के कोई सिम्टम्स हो कि खाने के बाद पेट फूल जाना या सीने में जलन हो जाना या सीधे हाथ के ऊपरी हिस्से में दर्द और वो पीछे कमर की तरफ जा रहा है या शोल्डर की तरफ। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिस तरह से प्रेजेंटेशन आप बता रहे हैं, मैं चाहूँगी और ज़्यादा डिटेल में इसको बताएं ताकि पेशेंट को पता हो कि वो नॉर्मली जिस तरह से लोग ध्यान नहीं देते हैं या गैस के लिए कोई मेडिसिन ले लेते हैं, पता होता है कि चलने पेन है, गैस की वजह से पेन है, तो कोई भी, या फिर बहुत सारे इस तरह की जो कहते हैं टोटके कर लेते हैं, ठीक है, ज़ीरा या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, या मार्केट में या फिर सामने किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन मौजूद होती हैं बेसिकली, जिसको मेडिसिन भी नहीं समझा जाता है, वो बहुत, यानी खाना हजम नहीं हो रहा, डायरेक्ट वो ले लेते हैं। तो मैं चाहूँगी इसकी प्रेजेंटेशन जो आप बता रहे हैं वो भी प्रॉपरली डिटेल में आप बताएं, और फिर इसकी जो डायग्नोसिस है, मैं चाहूँगी डायग्नोसिस पे भी अब थोड़ी सी बात करें हम।
जी हाँ, प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ना पेशेंट्स के अमूमन ज़्यादातर लोगों में ये शिकायत होती है जी, खाना खाने के बाद पेट फूल गया, गैस की शिकायत हो गई, कभी कभी जो है वो दर्द होता है सीधे हाथ की तरफ, कभी खाने के बाद ज़्यादा शदीद किस्म का भी दर्द हो जाता है, तो और ये कमर की तरफ जाता है। तो इस सूरत में जो है ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है हकीम भी हैं और कोई करीब बहुत है हमारे यहाँ, तो वो जाके अपनी तरफ से मैदे की दवाइयाँ लेते रहते हैं और चलते रहते हैं। और फिर जब कॉम्प्लिकेट, क्योंकि मैंने यूके में काम किया था तो वहाँ पे हमें जो पेशेंट्स आते थे वो अर्ली स्टेज पे आ जाते थे, जिनके जो जब हम सर्जरी करते थे तो उसमें जो है गॉल ब्लैडर इतने ख़राब नहीं होते थे जितने कि यहाँ पे, हाँ जितने यहाँ पे हो जाते, क्योंकि वो पेशेंट्स लिंगर, थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम होता है, अवेयरनेस नहीं, एजुकेशन का। दूसरा ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, लोग सीनियर लोग डॉक्टर्स के पास, कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाते, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये तो एक कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। इसकी एक दूसरी प्रेजेंटेशन होती है जिसमें शदीद मरीज को पता ही नहीं होता और एक शदीद किस्म की दर्द उठता है सीधे हाथ पे या पेट के ऊपरी हिस्से में और उल्टियाँ होती हैं, तो मरीज जो है फिर हॉस्पिटल में जाते हैं। उसको कहते हैं एक्यूट कंडीशन, ठीक है। उसमें पित्ते की एक्यूट बहुत सूजन हो जाती है और पित्ते के अंदर जो है वो वर्म काफ़ी आ जाता है और कभी कभी पीपी बढ़ जाती है, तो उस सूरत में जाता है। तो उस सूरत में फिर जो है वो डिफरेंट मैनेजमेंट होती है, और जो अगर अर्ली स्टेज में आ जाता है तो थोड़ा उसकी डिफरेंट मैनेजमेंट करते हैं। सही। तो जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इसकी डायग्नोसिस के लिए, तो इसका सिंपल होता है, इसमें जो है ना टेस्ट करते हैं हम जो कि पहले नॉन इन्वेजिव होते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हर इजीली अवेलेबल होता है। तो एक अगर पेट के हिस्से में दर्द हो रहा है, अपने हिस्से में या पेट में कोई भी हो रही है, तो अल्ट्रासाउंड एक करा ले, सिंपल सा टेस्ट है। तो मोस्टली ये अल्ट्रासाउंड इज द गुड इन्वेस्टिगेशन है इसके टू डायग्नोस ये जो गॉल स्टोन्स हैं, तो उससे पता चल जाता है कि जी गॉल स्टोन्स हैं या और इसकी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। पहले जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी जब अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पहले, लेकिन अभी तो ये हो जाता है। तो ये है, और बहुत इजी भी है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर अर्ली स्टेज पे कर लें तो ऑपरेशन से भी बच सकते हैं, और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन जो आ रही होती है, मुसलसल आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि बेसिकली हमारी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ऑर्गन। तो मैं जानना चाहूँगी, जो जिन पेशेंट्स को अब पहले डायग्नोस नहीं कर पाते, तो वो किस रिस्क पर होते हैं? हाँ, यानी जो अगर डायग्नोज नहीं करते, और कभी कभी होता है कि देखिए पित्ते के अंदर पथरियाँ होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की होती हैं पत्थर। कभी कभी ये होता है कि गॉल स्टोन्स के अंदर स्टोन है, वो प्रॉपरली पता नहीं चला और मरीज लिंगर ऑन करता है, तो वो स्टोन स्लिप होकर पित्ते की नाली होती है, जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, पित्ते की नाली आम लोग कहते हैं उसको। तो उसके अंदर अगर वो स्लिप होकर वहाँ पे चला जाए, पित्ते में से निकल के, तो फिर ये मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। उसमें फिर मरीज को जो है वो पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, शदीद किस्म का दर्द हो जाता है, और वो फिर इमरजेंसी की सूरत में फिर पेशेंट्स हॉस्पिटल आते हैं। तो उसमें पित्ते का ऑपरेशन तो एक तरफ रह जाता है, पित्ते की नाली पहले क्लियर करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट, एक तो कॉस्टली भी होते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फिर लाइफ भी रिस्क पर होती है। जी बिल्कुल, वो अगर पित्ते की नाली में पथरी चली गई तो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। तो उसके लिए फिर पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद पित्ते की तरफ आते हैं। दूसरा ये कि अगर प्रॉपरली डायग्नोज नहीं किया अर्ली स्टेज में और पित्ते में पथरियाँ हैं, तो रिकरेंट अटैक्स हो सकते हैं कि बार बार पित्ते के सोजिश होती गई, भरम आता गया, जिसको मैक्यूल कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो उस सूरत में फिर जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वो पित्ता काफ़ी ख़राब होता है, आते भी चिपकी हुई होती हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके डॉक्टर, आपने एक बात का जिक्र किया कि ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, या फीमेल ज़्यादा रिस्क पर होती हैं। तो कोई स्पेसिफिक एज भी है जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि इस एज में अब खाने पीने पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या कोई एज इस तरह की है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव हो इस मामले में? इसमें देखें, ये जो है ना 35 के बाद जो मोटापे हो जाता है हमारे यहाँ सोसाइटी में, जो हमारी ख़वातीन होती हैं, तो और फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बढ़ जाता है, ठीक है, शुगर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो वो उसका मैकेनिज्म होता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है या दूसरी कोई मेडिसिन वगैरह लेती है, उनका भी इफेक्ट आ जाता है। तो उस वजह से फिर ये, और हेरिडिटरी भी अगर ख़ानदान में भी है तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके लिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वो अपने वजन को ज़्यादा बढ़ने नहीं दें, ठीक है, तो और कोलेस्ट्रॉल को अपने लेवल पे रखें, तो फिर ये जो है थोड़े चांसेस कम है कि ये इस बीमारी से बचा जा सकता है। ओके, तो सारी बात यहाँ पर घूम फिर कर आ जाती है कि आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, एक अच्छी रूटीन को फॉलो करना है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर कि स्लीप साइकिल, यानी जो हमारी सोने की रूटीन है, जागने की रूटीन है, ये भी क्या इस पर असरअंदाज होती है हमारी पित्ते की हेल्थ पर?
नहीं, ऐसा जिसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि अगर कोई स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से ये आ जाता है, क्योंकि इसके जो इटियोलॉजी क्योंकि जो बॉडी में हमारे केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिवर से भी जो बाइल और इसका जो लिंक है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो आई थॉट कि हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारें, मतलब जो होता है कि प्रॉपर टाइम पे आप अपने सुबह अर्ली टू राइज करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, और अगर बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ गुजारेंगे, देर से सोएंगे और तो ज़ाहिर है फिर उसके सारे बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, मोटापा आ जाता है, और फिर ये हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो टू अवॉइड दैट, इसमें यही है कि वैसे ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही 100% के जो बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं उनको हो ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली चांसेस कम हो जाते हैं अगर कोई वजन वगैरह अपना एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने दें, और जो भी है लिपिड्स को, अपने सीरम लिपिड्स है उसको कंट्रोल में रखें, तो सही। यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। exactly. अब इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन बात, एक जुमला सुनते हैं हम, पित्ते की यानी पित्ते की पथरी की वजह से यानी पित्ता रिमूव करना पड़ गया, ठीक है, तो सर्जिकल जो ऑप्शंस की तरफ अगर हम जाते हैं, जैसा कि आप एक सर्जन हैं तो आपने ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे जिसमें रिमूवल ही लास्ट ऑप्शन होता है एक पेशेंट के लिए, तो इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं एक पेशेंट के लिए? देखें, इसमें जो है ना, पित्ते में जब पथरी हो जाती है तो उसका इलाज यही होता है कि पित्ते को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, ये नहीं होता कि पित्ता खोल के जैसे बिल्कुल छोटा सा ऑर्गन है, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल एक ये समझ लें कि एक रिजर्वायर है जिसमें बाइल डिपॉजिट होता है, वो उसको करके जब वो निकाल देते हैं तो एक डायरेक्ट सिस्टम हो जाता है, जो लिवर की सिक्रीशंस होती हैं, बाइल होता है, वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर निकालेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम है कि कुछ अर्से बाद दोबारा पथरी बन जाएगी अगर उसको सिर्फ पथरियाँ निकाल लेंगे तो इसलिए पित्ते को निकाला जाता है। अब पित्ते को निकालने के तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि अब तो आजकल तो बहुत ही काफ़ी 15-20 साल से चल रहा है लेप्रोस्कोपिक, जिसको ये लोग जो है वो लेज़र कहते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र तो एक गलत मिसनामे यूज़ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये, जिसमें वो 3 या 4 पोर्ट करके ना पित्ते को हम उसी से निकाल लेते हैं, तो उसमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। नहीं तो पहले या कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केस में उसको ओपन सर्जरी करना पड़ता है, जो उसमें जो कट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ होगा यकीनन, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आप अभी बात कर रहे थे कि अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज वगैरह होती हैं, तो अब हमारे पास पाकिस्तान में जो लोग इस पित्ते की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी हमारे पास? नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये ऐसे ये सर्विसेज बहुत अच्छी है, मेडिकल सर्विसेज में डॉक्टर्स भी, सर्जन्स भी कॉम्पिटेंट हैं, और पूरे हॉस्पिटल्स में भी फुल्ली इक्विप्ड है। ये लेप्रोस्कोपी तकरीबन सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है, क्योंकि इट्स कॉमन। लेप्रोस्कोपिक में जो प्रोसीजर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो ये लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी हुई थी, तो अब तो कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ही कम हो गया है, तो शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई थी जब कोली स्टार्ट हुई थी, तो इसमें कोई खौफजदा होने की बात नहीं है। अगर पित्ते में पथरी हो गई और अर्ली स्टेज पे ही आपको पता चलता है कि आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसी वक्त आप कोई भी अपने माहिर सर्जन से रब्ता करके अपने पित्ते को रिमूव करा लें, तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होंगी। ओके, दैट्स वेरी गुड कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से हम बच सकें, बट एनी हाउ कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी साथ होती है, और अगर किसी के साथ पित्ते की प्रॉब्लम है तो वो सर्जरी के जरिए, सेफ सर्जरी के ज़रिए भी इसको यानी इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप, हमारी ऑडियंस भी यकीनन ये जानना चाहेगी कि अक्सर लोगों को ये होता है कि आफ्टर रिमूवल, यानी जब पित्ते की सर्जरी हो जाती है और उसको निकाल दिया जाता है, तो कुछ लोगों को ये मसला आता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो क्या इसके लिए फिर कोई मेडिकेशन या कोई हेल्प मौजूद है इसके लिए? नहीं, ये एक गलत कंसेप्ट है, क्योंकि डाइजेशन का प्रॉब्लम जब पित्ते में पथरी थी तो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब वो जैसे ही खाना खाते हैं या स्पेशली फैटी मील्स लेते हैं, पित्ते में पथरी जैसे गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उनको दर्द हो जाता है, तो फिर वो या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो वो उस वक्त उनको डाइजेशन प्रॉब्लम, पेट फूलना की शिकायत होती है। जब पित्ता निकाल देते हैं तो ये डाइजेशन का प्रॉब्लम खत्म होता है। अब वो पेशेंट को साइकोलॉजिकल हो जाता है, जी मेरा पित्ता नहीं है तो मुझे ये हो रहा है। वैसे जो कॉमनली ऑब्जर्वेशन है कि जो क्योंकि पित्ता निकल गया, अब
खाने के बाद उसको दर्द नहीं हो रहा, तो वो अमूमन वेट बढ़ा के ही आते हैं, जो 6 महीने 8 महीने बाद आते हैं लोग, तो वो कहते हैं जी दर्द नहीं हो रहा था तुम लोग, लेकिन ये क्या होता है कि जी मोहल्ले में किसी ने बोले जी पित्ता निकल गया, अब तुम्हें ये नहीं खाना और ये नहीं खाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पित्ता निकल गया है तो उसके बाद जो आप अपनी हेल्दी फूड लें, कोई किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यूजुअली उसकी वजह से कोई जिस तरह मैदे की सर्जरी होती है या हाथों की सर्जरी होती है, तो उसके बाद कुछ मैदे की स्पेशली सर्जरी के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती है कि भाई ये एहतियात, लेकिन पित्ते की सर्जरी के बाद आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो क्योंकि अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हमारा जो है वो अब हमारी पित्ते की सर्जरी हुई थी, पित्ता नहीं है, इस वजह से सही तरह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है। तो मे बी वो साइकोलॉजिकली उनको फेस करना पड़ता हो या फिर उनको फील होता हो। अब आप हमें ये भी बताएं कि कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आपकी पित्ते की हेल्थ को डैमेज कर सकती है। एक तो आपने फैटी फूड का बताया, इसके अलावा आप अगर हम काउंट करना चाहें तो कौन कौन सी ग़िज़ाएं होंगी? हाँ, इसमें मेनली यही है कि जो चीज़ें भी आपकी वही घूम फिर के वही बात आती है कि जो चीज़ें आपकी वज़न को बढ़ाती हैं, तो वो इनडायरेक्टली जो लिपिड्स का, जो सीरम में लिपिड्स का रेशो होता है कि कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, किसी को कहते हैं कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल, कुछ बुरा कोलेस्ट्रॉल, HDL होता है, या उसकी डिटेल तो उसमें उसको रेशोज़ को डिस्टर्ब कर देती है। तो वो जब रेशो डिस्टर्ब होता है तो फिर वो अंदर जो है गॉल ब्लैडर के अंदर, बाइल के अंदर स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो अब वो जो आप कहते हैं कि ये जी जो चीज़ें जो होती हैं, जैसे मीठा ज़्यादा खाना या चावल आलू, ये चीज़ें जो खा के वज़न बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें बढ़ेगा, गोश्त वगैरह जो भी जिन चीज़ों से भी वज़न बढ़ता है, तो वो चीज़ें इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही हैं, और तो उस वजह से फिर ये फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, सो नाजरीन, यहाँ हो चुका है टाइम एक ब्रेक का। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रऊफ शेख, जो कि हमें बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है यानी पित्ता, गॉल ब्लैडर, वो हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इसमें अगर पथरी हो जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर कि जो लोग, अब देखें डायग्नोसिस, सबसे पहले हम कहते हैं कि डायग्नोसिस इज़ हाफ क्योर, बट जब किसी पेशेंट को पता चल जाता है कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, मल्टीपल स्टोन्स हैं, तो पता चलने के बाद वो अगर घबरा जाते हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो ट्रीट नहीं करवाते, तो फिर क्या क्या मसले हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या रिस्क होते हैं फिर? हाँ, देखें, इसमें यह है कि अगर पित्ते में पथरी हो जाए तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि कोई इतने घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। ये इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम है और उसको फेस करें। नहीं है बेसिकली, लाइलाज, बिल्कुल लाइलाज नहीं है, कंप्लीट 100% क्योर है। खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको भी डील कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये है कि वो माहिर डॉक्टर की जो बात हो उसको करें, क्योंकि पित्ते का जो इलाज है ना, वो मोहल्ले में बहुत लोग करते हैं, किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर जो हैं, अक्सर पेशेंट जो हैं वो मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते तो हैं, उनसे डायग्नोसिस भी हो सकती है, बट आखिरकार उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इस चीज़ का माहिर हो, क्योंकि वो इतने केसेस देख चुका होता है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस देख चुका होता है, तो जाहिर है उसके पास ज़्यादा इंसाइट्स होती हैं कि किस तरह से किसको ट्रीट करना है, ये किस लेवल पर है और इसको किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें जो होता है ना, एक होता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है कि जी आप मरीज़ को ये सिम्टम्स से उसकी दवाइयाँ दे दी तो वक्ती तौर पे तो आराम आ जाएगा, लेकिन उसकी जो उसका क्योर है वो नहीं होगा। उसकी पैथोलॉजी को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि दर्द हो रहा है, दर्द की गोली खा ली और वो अपना खुशी खुशी गुजार रहा है, फिर 2 दिन बाद फिर दर्द होता है। तो उसके बाद जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशंस के जो है ना उसको जहन में रखें कि अगर लोगों को यही पता होगा कि अगर मैंने पित्ते का इलाज नहीं कराया तो मुझे ये प्रॉब्लम्स होंगी, तो फिर लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, ठीक है ना। तो अब एक तो चीज़ मैंने बताई जो मेजर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि पित्ते की नाली में अगर पथरी आ जाए तो जी पीलिया हो जाएगा, पीलिया होगा तो फिर उसको बुखार भी आएगा, सर्दी भी लगेगी,
पीलिया दिन ब दिन खराब भी होता जाएगा और इंसान वीक होता जाएगा, क्योंकि आपकी डाइजेशन तो पूरी तरह डिस्टर्ब हो खाना जाती पीना है। एक्स्ट्रा तो उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, ये हो जाएगा, और फिर इमरजेंसी में कहीं इसको इधर उधर भागना पड़ेगा। जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि जो पित्ते की नाली को, उसमें खर्चा जो है उससे दुगना खर्चा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इशू आ जाता है। अच्छा, दूसरा जो है इसके बाद कॉम्प्लिकेशन आती है कि बार बार अटैक्स होते रहेंगे ना, तो पित्ते जो है उस पर इतना वरम आ जाता है कि आंतें चिपक जाती हैं। फिर जब हम उसको लेप्रोस्कोपी से करने जाते हैं तो वो एक तो सर्जरी डिफिकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और एक ऑर्गन के साथ साथ दूसरा भी डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि उसके साथ जब आंतें चिपक जाएंगी तो उसको सेपरेट करना है, खुदा ना खास्ता उसमें प्रॉब्लम, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की रेशो भी ज़्यादा आ जाएगा। और फिर उस वक्त ये होता है कि हम मरीज को पहले ही बता देते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन है तो हम उसको लेप्रोस्कोपिक से फिर उसको कट करके करना पड़ता है, जो कन्वेंशनल मेथड है। तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि कट करेंगे तो उसमें फिर थोड़ा रेस्ट भी ज़्यादा होता है, फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से नहीं होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन कभी कभार जो हम लोग और भी देखते हैं, बलूचिस्तान से और इंडिया से जो लोग आते हैं, बेचारी ख्वातीन कुछ होती हैं जो आती हैं इतनी ख़राब कंडीशन में आती हैं कि पित्ताजी हो गया, वो पित्ता फट भी जाता है, इट्स रेयर कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि पित्ता फट गया और उससे फिर डेथ हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है। और अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे या समझ लेंगे कि अब पैसे नहीं हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर कोई भी वजह हो सकती है, और इसको स्किप कर देते हैं वहीं पर और अपनी लाइफ कंटिन्यू कर देते हैं इस चीज़ को इग्नोर करते हुए, तो ऑब्वियसली ये पित्ता फट जाने से डेथ जब हो जाती है उसका तो कोई अब फिर आपके पास वो मौजूद नहीं है ना, अब वे बैक नहीं है इसके बाद। हाँ, बस ये लकीली ये कि पित्ते की जो फटने का रेशियो है वो कम है, बहुत कम है। जिस तरह अपेंडिक्स होता है कि अपेंडिक्स का तो अक्सर सुनते हैं कि जी अपेंडिक्स फट गया था तो हो जाता है, लेकिन पित्ते का रेयर है कॉम्प्लिकेशन ये है। वो बहुत ही कम केसेस देखे हमने जो जिसमें पित्ता खराब होकर फट गया हो, लेकिन अगर पित्ता फट जाए तो पेट से वेरी सीरियस कंडीशन हो जाती है, पूरे पेट में दर्द हो जाएगा, उल्टियाँ हो जाएंगी, आगे पीछे सब खराब होगा और उसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, मतलब जो फुल लेप्रोटमी होती है पूरा ऑपरेशन करके सफाई करके। हर शख्स नहीं अफोर्ड कर सकता, और जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात हैं तो हम नहीं रिलाई कर सकते कि ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन में हम सोच लें कि इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जाहिर है हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लगता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में भी टाइम लगता है, प्लस हमें सिस्टम का भी नहीं पता कि वहाँ पे हमें किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा, किस डॉक्टर के बाद, और प्लस एक प्रॉपर एक होता है ना, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, एक डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, आपको पता होता है ये डॉक्टर की टाइमिंग है, इस टाइम वो कंसल्टेशन के लिए मौजूद होंगे, इस वक्त वो सर्जरी के लिए मौजूद होंगे। जब इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती, आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, आपको पता भी नहीं होता कि बैक पर डॉक्टर कौन से मौजूद होंगे, उनकी टाइमिंग क्या होगी और सर्जरी कब अवेलेबल, हम यानी कब करवा सकते हैं। तो ये सारी सब हसल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जैसे ही आपको डायग्नोस होता है कि आपके पित्ते में कोई पथरी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो ज़रूर उसके स्पेशलिस्ट तक पहुँचे, उस सर्जन तक पहुँचे जो इसका प्रॉपर कई सालों से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हों, सर्जरी कर रहे हों। जी बिल्कुल, क्योंकि यही होता है ना कि जब अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो अब बेचारे कोई प्राइमरी केयर हेल्थ में होते हैं तो वहाँ पता ही नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन दूसरे कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बचते हैं, वहाँ पे इतना रश होता है, फिर वो डायग्नोसिस में इतनी देर लग जाती है कि जी CT स्कैन वगैरह ये वो कराते हैं, जब उसके बाद फिर पता चलता है जी कॉम्प्लिकेशंस ये आ गई हैं, उसके बाद फिर सर्जरी होती है। तो इतनी देर में ज़ाहिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए यही है कि आप अर्ली स्टेज में भी जब कोई इस तरह के जो पेट के सिम्टम्स हो हल्के फुल्के हो तो उनको हल्का नहीं लें कि जी ये डिस्पेप्सिया, इसको वर्ड यूज़ करते हैं डिस्पेप्सिया जी, है ना। तो वो उसको लाइटली नहीं लें, उसको आप सीरियसली लें और उसको प्रॉपरली जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है वो कराएं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं वो करा लें और ये रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लें। और अगर आ जाए और अगर बार बार इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिम्टम बिल्कुल एक कोई सिम्टम्स नहीं और एक अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराया और पत्थरी आ गई, हाँ, तो वो उसको कहते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग। उसमें थोड़ा वेट किया जा सकता है क्योंकि मरीज को कोई सिम्टम्स भी नहीं है और ये अचानक पता चल गया। लेकिन अगर मरीज सिम्टमेटिक है कि उसको होता रहता है, दर्द होता रहता है और मैदे का समझ करके वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए और ये जो है ना वो अपने प्रॉपर शुरू से ही उसका इलाज करा ले तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।
जी, सबसे पहले तो एहतियात इलाज से बेहतर है, और जब आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है तो फिर इलाज ही बेहतर है कि आप प्रॉपर इलाज करवाएं, फिर आप उसमें देर ना करें। डॉक्टर, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, अगर आप अर्ली स्टेज पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ आपको सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं होती। अब काइंडली आप हमें ये भी बता दें कि जो लोग सर्जरी करवा लेते हैं वो रिकवर कितनी जल्दी हो सकते हैं? हाँ, देखें, इसमें ये अभी जो है ना, तकरीबन ये इसको एज अ डे केयर सर्जरी लेते हैं, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। डे केयर सर्जरी होती है, मॉर्निंग में पेशेंट आते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशंस पहले करा लेते हैं, सुबह आते हैं, खाली निहार मुँह आ जाते हैं, खाली रोज़ा रख के फास्टिंग कंडीशन में सुबह उनको ऑपरेशन करते हैं, पूरा दिन ऑब्जर्व करते हैं और रात को छुट्टी कर देते हैं। ये मोस्टली जो है ना ये प्रैक्टिस है। अगर बहुत ही होता है कि जी मरीज़ को दर्द वगैरह हो रहा है तो एक नाइट स्टे करा लेते हैं, फिर दूसरे तो 24 आवर्स में अगर अनकॉम्प्लिकेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है और लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी की है तो 24 आवर्स में या इवन रिकवरी के चांसेस होते हैं। रिकवरी होता है और पेशेंट खुद बोलते हैं जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ। लेकिन इसके बरक्स अगर वो कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ आ गया और जब उसको या तो उसको कन्वर्ट करके ओपन किया तो दोनों डिफरेंट केसेस हैं। डिफरेंट मरीज को 2-3 दिन स्टे भी करना पड़ता है और फिर उसके बाद फिर दर्द भी ज़्यादा होता है, एहतियात भी ज़्यादा होती है। और लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी के बाद जो अमूमन होता है कि जी इतना ज़्यादा वजन नहीं उठाएं और ज़्यादा नीचे नहीं बैठे और ये अपने वो चीज़ भी यानी वो नमाज प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं, बाकी वेट उठाना, नीचे बैठना एक्सेसिवली वो कुछ ऐसे अवॉइड करें, बेहतर होता है। क्योंकि जो इसमें छोटे छोटे इंसिजन्स देते हैं तो उसमें भी हर्निया के तो चांसेस होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू जो ओपन सर्जरी जो करते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम, उसमें रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं। इसमें लेप्रोस्कोपिक पेन भी कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं। बस इसमें ये है कि मरीज़ अपना जल्द से जल्द अपने कंसल्ट डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट कर ले तो फिर प्रॉब्लम से ओके। तो आपने बताया कि मोस्टली जो कॉमन यानी सिम्टम्स के साथ आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं आते, वो 24 आवर्स में भी यानी उनको छुट्टी मिल जाती है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं उनको लेस देन अ वीक कह सकते हैं, 3 दिन 4 दिन इस तरह से। अब फिर उनको अपने कंसल्टेंट से इन टच रहना चाहिए ऑब्वियसली। हाँ, डेफिनेटली। कि देखिए कोई भी ट्रीटमेंट होती है तो एक अपना ये जो होता है ना, जो एक हमारे यहाँ गलत प्रैक्टिस है कि लोग बेसब्री का मुजाहरा करते हैं कि जी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अरे यार तुम्हारी तो ये ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई तो वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, दूसरा डॉक्टर बोलेगा हाँ, तो दूसरा डॉक्टर बोलेगा अरे कहाँ सर्जरी कराई, वहाँ कराई, अच्छा ये गलत करवा लिया, ये गलत कराई, ये गलत होता है, ये एथिकली भी रॉन्ग है और इस तरह होता नहीं है, तो उसको एग्जैजरेट कर देते हैं तो वो मरीज वहाँ पे फिर कहीं तीसरे पहुँच जाते हैं। फिर कोई दूसरा बोलता है अच्छा जी अल्ट्रासाउंड करा लो, ये टेस्ट करा लो, ये तो बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा सा सब्र से काम लें। जिस डॉक्टर के पास आप गए उसके पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ही नोज योर हिस्ट्री, पूरा एग्जामिनेशन और उसने सर्जरी की तो उसको अंदर की कंडीशन भी बताए। देखिए अगर मरीज एक का किसी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ है और उसकी कंडीशन क्या थी, अंदर क्या हालात थे, जरूरी नहीं है कि दूसरा मरीज है तो उसको भी यही हालत है। तो वो लोग कंपेयर करते हैं जी वो तो जी 12 घंटे, हर इंडिविजुअल की हिस्ट्री चेंज होती है, बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, तो ऑब्वियसली फिर उसके यानी जो प्रोटोकॉल होगा वो भी चेंज होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो जो कंसल्ट सर्जन है, मतलब कहने का मकसद यही है कि उसी के पास एक दिल जमी से पूरा इलाज कराएं और बाद में फॉलोअप में उसी के पास जाएं और उसी से कि भाई ये मुझे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो भी सिम्टम्स आते हैं तो उसके जाए। और दूसरा होता है कि थोड़ा सा अगर हल्का सा हमारे एक तो अवेयरनेस नहीं है, तो अगर जख्म होते हैं तो उसमें से थोड़ा सा भी पानी निकलता है तो जी खून निकल गया, ऐसा नहीं होता। उसमें जख्म में से थोड़ा सा सीरियस डिस्चार्ज होता है, रेड सा सीरियस डिस्चार्ज होता है ना, फैट का, तो उसको भी फिर लोग बोल देते हैं जी ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स को इनवाइट करके डिस्कशन करने का मकसद तो यही है ना कि हमारे यानी लोगों में जो अवेयरनेस की कमी है, जिस चीज़ की वजह से वो परेशान हो जाते हैं, ज़ाहिर है हर किसी का हर वक्त तो कंसल्टेंसी के साथ लिंक नहीं होता, राब्ता नहीं होता, बट इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनको जो नहीं पता है, जो किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेंगे, वो टीवी पे प्रोग्राम देखकर उनको पता चल जाए। तुम्हारा मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके और लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। हाँ नहीं, मैं वैसे कोशिश तो करता हूँ ये आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखने की, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है। लेकिन रियली आई एम इम्प्रेस्ड कि जिस तरह आप लोग डिस्कशन करते हैं मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के साथ, तो वो जो है वो कॉमन लोगों को, आम आदमी को जो है अवेयरनेस हो जाती है और इसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़ाहिर उनको पता चल जाता है कि क्या करना है और हमें किस तरह ट्रीट कराना है, क्या क्या सिम्टम्स हो जाए तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स तो होने चाहिए, तो इससे जो है लोगों की अवेयरनेस। थैंक यू सो मच।
आप भी इस चीज़ का पार्ट बने, हमें बहुत खुशी है इस बात की। मैं जानना चाहूँगी, आप इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो यकीनन आपके पास कोई ऐसा केस तो ज़रूर होगा, मल्टीपल केसेस होंगे, मगर कोई एक ऐसा केस ज़रूर होगा जो आप कह सकते हैं कि मैं ये केस कभी नहीं भूल सकता, या इस तरह की के आपके लिए भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो केस स्टडी बन जाते हैं। तो फिर मैं चाहूँगी उसका भी आप एक दफ़ा ज़रूर जिक्र करें हमारे प्रोग्राम में, ताकि जो लोग देखने वाले हैं, जो लोग नाउम्मीद हैं या परेशान होते हैं देखकर, बेसिकली जिसकी भी ज़रा सी रिपोर्ट नॉर्मल से हट कर आती है ना, परेशान हो जाते हैं लोग, तो मैं चाहूँगी उनकी भी रहनुमाई हो जाए। हाँ, देखें, इसमें यही होता है कि वैसे तो खैर कॉम्प्लिकेशंस तो मुख्तलिफ सर्जरीज की आती रही है काफ़ी, लेकिन उसमें एक कुछ केसेस थे। जिस तरह ये केस आया था अभी कुछ अर्से पहले ही आया था, इंटीरियर सिंध के ये नूरपुर खास से भी कोई आगे कोई इलाके से, वहाँ से पेशेंट रेफर होकर आया था। तो उनको यही था कि वो बेचारे गरीब लोग थे, तो उसमें पेट में दर्द होता गया और बिलाखिर जो है वो उसको फिर शदीद किस्म का दर्द हुआ, उल्टियाँ शुरू हो गई, पीलिया भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गया, और उसके बाद जो है जब शदीद वो कंडीशन में सीरियसली हो गया, बिल्कुल टॉक्सिक कंडीशन में जो था, उसको लेके आए मिडनाइट में यहाँ पे कराची में। तो खैर किसी तरह उन्होंने राब्ता कायम किया, तो जब कंडीशन जिस तरह बताई, फिर हमने फ़ौरन उसको दाखिल किया अपने हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसकी जो लैब्स वगैरह कराई, CT स्कैन, क्योंकि ज़ाहिर जब मरीज़ हमारे पास आ गया तो हमारी ड्यूटी है कि हम ये नहीं कि हम उसको डिले करें। वो डेफिनेटली 8-10 दिन बाद आए थे इस टॉक्सिक कंडीशन को होने के बावजूद भी, लेकिन उसको जब CT स्कैन ये वो सारी चीज़ें बताई, तो उसका ये कंडीशन ये थी कि उसके जो पित्ता था वो पूरा फट चुका था, और उसने पूरे जब फटता है तो फिर क्या होता है कि एक चीज़ लोकलाइज नहीं होगा, वो पूरे पेट में फैल जाता है, पूरे पेट में फैल जाता है, उसके साथ पीलिया भी शुरू हो जाता है, ठीक है, और आते बीते से सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और फिर जब वो ख़राब होता है तो फिर ज़ाहिर है जब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स भी ख़राब होते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में जाती है, किडनी पे भी इसका असर पड़ता है। तो मगर लकीली उस पेशेंट का ये अच्छी थी कि शी वाज एन यंग एज ना, 37-38 की, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अगर कम होती है ना, तो उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कोई मॉर्बिडिटी थी, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ नहीं था, तो उसको फिर हमने विदिन मेरे ख्याल है कि 12 आवर्स जो है हमने इसको फिर सर्जरी की थी, लेप्रोटमी की थी। तो फिर जब आप सर्जरी करते हैं तो क्योंकि पूरी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके थे आपकी, अगर बॉडी में केमिकल चेंजेस इतनी ज़्यादा हो जाएं तो फिर उसको टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी होती हैं। जी सर, डेफिनेटली उसके हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको जो था कि उसकी जब हमने सर्जरी की उसके बाद फिर कुछ 2-3 दिन रखा था, जो भी इसके डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्ब से इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो गए थे, यूरिक डिस्टर्ब था, जॉन्डिस हो गया था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन के अंदर काफ़ी एकदम जिस तरह वेरी गुड रैपिडली रिकवर हो गई थी, और शी वेंट ऑन हर फूट। तो नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और आज वो बात हो रही थी पित्ते की हेल्थ पर, यानी कि गॉल ब्लैडर की हेल्थ पर, और उस पर आने वाली कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। तो हमारे साथ मौजूद थे आज डॉक्टर रऊफ शेख, जो कि बता रहे थे सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, सर्जरी के बारे में, सर्जरी के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में, और ये कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब हमारे प्रोग्राम का तकरीबन इख्तिताम का वक्त करीब आ चुका है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक ऐसा मैसेज दें हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को, या उन पेशेंट्स को जो कि इस प्रॉब्लम में का शिकार है मगर वो सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, तो कंसीडर देम एज योर पेशेंट्स, और जो भी आप उनको अपने पेशेंट को मैसेज देना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप वो हम देखने वालों को वो मैसेज दें। हाँ, नहीं पेशेंट्स को नहीं, मैं पूरी जनरल जो हमारे बहन भाई सब जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज यही दूंगा कि देखें, तंदुरुस्ती जो है ना अल्लाह की नेमत है, और सेहत जो है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। इससे पहले जब देखिए हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन छोटा सा बुखार भी हो जाता है, या गला ख़राब हो जाता है, खांसी होती है, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो अब इसलिए जो एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं वो हमें करना चाहिए, जैसे कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारें, टाइम पे खाना खाएं, और कोशिश ये करें कि बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, क्योंकि इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, न सिर्फ ये मैदे की और ये
हाथों की बल्कि और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है बाहर के खाने, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो सारी प्रॉब्लम्स जी, आ जाती हार्ट का इशू हार्ट हो का जाता शुगर, है, डेफिनेटली किडनीज खराब हो रही होती ये हैं। रेशो जो है, ये सब जो है ना, जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो रेगुलरली जो बाहर के खाना खाते हैं उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स करती है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई बीमारी आती है, तो उसको आप अवॉइड नहीं करें, ये मुझे कुछ नहीं होता, ये भी एक हमारे यहाँ है, जी। और उसको जो है ना लिंगर ऑन करते थे। तो आप जाएँ डॉक्टर के पास जाएँ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएँ, कोशिश करके उन्हीं के पास जाएँ, बजाय इसके कि आप अनक्वालिफाइड लोगों के पास जाएँ। तो वो वहाँ पे जाएँ, और अगर उनसे बोलें कि अगर कोई ज़रूरत है स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की, तो आप वहाँ पे जाएँ। तो क्योंकि अब जो है ना मोस्टली जो है वो डायग्नोसिस भी अर्ली स्टेज पे हो जाती है और ट्रीटमेंट भी आ जाती है, स्पेशली जो हमने आज जो डिस्कस किया है बिलियरी ट्रैक्ट से डिजीज़ यानी गॉल ब्लैडर वगैरह का, तो उसमें भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेरे यही है कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल कोशिश करके गुजारें, और अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो कोशिश करके क्वालिफाइड जो कंसल्टेंट्स हैं उनको रब्ता कर लें, तो दे विल गाइड यू प्रॉपरली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग you, डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और इतनी सारी जो लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए लोग जो देखेंगे मुस्तफ़ीद होंगे, वो आपके लिए दुआ भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, तो ये था आज का हमारा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में, जिन चीज़ों में आप लोगों को प्रॉब्लम थी, जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यानी जिनके पित्ते में पथरी है या इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है, खाना सही तरह से हजम नहीं होता और वो बार बार गैस की दवाइयाँ लेते हैं, तो मैं चाहूँगी एक दफ़ा दोबारा से ये कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर अपना सही तरह से डायग्नोसिस करवाएं और उसको सही तरह से ट्रीट करवाएं। अर्ली स्टेज पे अगर आप ट्रीट करवाते हैं, आप फाइनेंशियली भी अपने लॉस से बच सकते हैं और आपकी हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। साथ में आप मेंटली, इमोशनली जो जिस ट्रॉमा में जाते हैं ऐसी कंडीशन होने के बाद, उससे भी आज बच सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मैसेज और हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लूँगी कि अपना रखेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल और रखेंगे मुझे दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।